डिस्कस करना था लेकिन रह गया था। बेसिकली ये जो पार्ट है जो स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है आपको, ये चैप्टर नंबर 10 का आर्टिकल नंबर 10.5 के अंदर है, पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल में मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो मैं यहाँ पे उसको टाइम लगाऊं। ऐसी चीजें हैं जो कि बड़ी वेल नोन है और आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं अबाउट पीरियोडिक टेबल। इवन ये भी पता है आपको जो मैं ये डिस्कस करने लगा हूँ, लेकिन जस्ट एक मैथमेटिकल स्टेप्स थे तो इसलिए मैंने कहा चलो इनको भी बता देता हूँ। आपको पता है कि एक सब शेल के अंदर, सब शेल को हम उसके टोटल क्वांटम नंबर n और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l से डिस्क्राइब करते हैं, और l की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 से लेके n-1 तक होती है। और बेसिकली हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि किसी भी शेल और सब शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट किया गया। तो हर एल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें पता है कि 2l+1 डिफरेंट ml की वैल्यूज होती हैं, यानी ml जो है वो +l से लेके 0 और -l तक होती है, और हर ml वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 ms की वैल्यू होती है, +1/2 और एक -1/2। इट मीन्स ईच सब शेल के अंदर हमारे पास 2 × 2l+1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर आया है स्पिन क्वांटम नंबर की वजह से, ms की वजह से, और 2l+1 जो है ये आया है ड्यू टू 2l+1 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ml जो है उसकी वजह से। तो अगर हमने शेल के अंदर मालूम करना हो कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, तो शेल के अंदर जितने भी सब शेल्स हैं उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो अगर हमें नॉन हो तो वी कैन सम ओवर ऑल दी सब शेल्स, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में आ जाएंगे। तो समेशन L इज इक्वल टू 0 से n-1 2 × 2l+1 है, तो 2 × 1 + 3 + 5 अप टू 2n-1 + 1। तो ये जो लास्ट टर्म है आपने L की जगह पे n-1 पुट करते चले जाना है, तो लास्ट टर्म जो इसकी आएगी वो 2 × L की जगह पे n-1 पुट हुआ और प्लस आपके पास 1 आ गया, और जो कॉमन 2 है वो बाहर है सबके। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 ब्रैकेट में आ गया 1 + 3 + 5 × 2n-1। आपने कैलकुलस के अंदर अगर कोई सीरीज दी गई हो उसको समेशन के फार्मूलाज पड़े हुए होंगे, इस तरह की अगर सीरीज हो तो उसका सम होता है 1/2 1 + 2n-1 के। तो हमारे पास ये सीरीज का सम हो गया n टाइम्स 1/2 1 + 2n-1। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth शेल कितने आ सकते हैं कि 2 जो बाहर वाला है ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर जो था जो कुछ उसका समेशन है n/2 1 + 2n-1। 2 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया n ब्रैकेट 1 + 2n-1। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 2n² बच गया। यानी अगर आपका पहला शेल है n1 है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 का स्क्वायर इंटू 2 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एल शेल है तो n का स्क्वायर 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन। अगर m शेल है तो n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन। 4 है तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 आपके पास कितने बन गए
32। तो इस तरीके से एक सिंपल से फार्मूले की मदद से you can find out how many electrons can be accommodated in a shell. तो ये तो था सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशंस और ये हमने कर लिया था। जी आमतौर पे कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं उसको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन की कि आप किसी भी आइटम की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो आप n is equal to 1 2 3 ये टेबल मैंने एक दफा बनाया था few lectures before। तो n is equal to 1 के लिए 1s आता है, n 2 के लिए 2s 2p आता है, n is equal to 3 के लिए 3s 3p 3d होता है, n is equal to 4 के लिए 4s 4p 4d 4f and so on। तो अगर इस तरीके से आप एरोज लगा लें तो ये आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले शेल और सब शेल फिल होगा। तो सबसे पहले 1s फिर 2s फिर 2p और फिर 3s फिर 3p और 4s एंड सो ऑन। बट एग्जैक्टली जो चीज है कि वो मैंने व्हाट्सएप के अंदर फिगर शेयर की है आपको, जिसमें अगर आप ओपन कर लें उसको तो वहां देखें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है डिफरेंट सब शेल्स को जो है ड्रा किया गया है कि सबसे पहले एग्जैक्टली यानी ये आपको पिक्चर देती है कि n इज इक्वल टू 1 और s यानी 1s जो है सबसे लोएस्ट इन एनर्जी है, फिर 2s और फिर 2p, ठीक है। उसके बाद 3s और 3p, फिर आपके पास 4s आ गया। ये ऊपर डायग्राम भी देखते जाएं और ये वाली भी देखते जाएं। 4s के बाद 4d 3d आ गया, ठीक है। फिर आपके पास 4p आ गया, फिर 5s आ गया और 5s के बाद 4d आ गया, ठीक है। फिर 5p आ गया, फिर आपके पास 6s आ गया और उसके बाद जो है 6s के बाद 5d आ गया एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यू कैन मतलब ये शुरू के अगर आप देखें एरोस से जो बने हैं ये एग्जैक्टली सेम है जो कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ये ग्राफ जो है आपको मैंने शेयर किया उसके मुताबिक। तो ये एक आसान मेथड है जिसकी मदद से यू कैन रिकॉल कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराना है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। अच्छा जी, हुन्स रूल। हुन्स ने कुछ रूल्स दिए about the filling of electron in a shell and subshell। तो इसके मुताबिक when filling electron in any subshell, spin first remain unpaired in every quantum state and have parallel spin। क्या मतलब यह है कि बोरान है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p1। दो उसके तो फिल्ड हो गए कंप्लीटली, यानी 1s स्क्वायर भी कंप्लीटली फिल्ड है, 2s स्क्वायर भी कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन जो 2p है उसका एक इलेक्ट्रॉन विद स्पिन अप के साथ हमने लेट से p के 3 होती है ना px py pz, लेट से px के अंदर रख दिया। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p2, यानी पहला इलेक्ट्रॉन भी s में
पहला इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, दूसरा इलेक्ट्रॉन पी वाई में, और दोनों की स्पिन क्या है? अप। फिर है नाइट्रोजन, 1s², 2s², 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, दूसरा पी वाई में, तीसरा पी जी में। फिर ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 1s², 2s², 2p4, पहले विद पैरेलल स्पिन फिल करेंगे, यानी एक पी एक्स में, दूसरा पी वाई में, तीसरा पी जी में, और चौथा फिर पहले के साथ पेयर बनाएगा अपोजिट स्पिन के साथ। फ्लोरीन 9 है, 1s², 2s², 2p5, तो पहले पैरेलल स्पिन के साथ अबव अप फिल करेंगे, फिर जो है वो डाउन स्पिन के साथ जो है वो फिल करेंगे। और नियॉन के अंदर एंड पे P6 है, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन अप फिल होंगे, फिर तीनों डाउन फिल होंगे। तो जो कूलिंग रिपल्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो कूलिंग रिपल्शन है, उसकी वजह से ये हून रोल्स मतलब हैं। और इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन सेम हो और सेम सब शेल में हो, मस्ट हैव डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, यानी उनका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। विच हैव डिफरेंट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ml की वैल्यू डिफरेंट होगी तो इसका मतलब है उनकी जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट होगी। थ्री डी मेटल आयरन्स यानी Fe26 है, कोबाल्ट 27 है और निकल 28 है, इनकी जो फेरोमैग्नेटिज्म है इनकी मेटल आयरन की, वो भी इसी हूज रूल की वजह से है। यानी 26 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और 3d6। ठीक है, आप ऊपर एरो रूल देख लें, उसी के मुताबिक चल रहे हैं। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मींस कि पहले स्पिन अप वाले सारे फिल होंगे, फिर स्पिन डाउन वाला। तो इस तरीके से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? इनकी स्पिन विद अप है। तो ये इसको कहते हैं हून्स रूल। टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये तो खास इसके अंदर चीज नहीं है। एनीहाउ आई क्विकली गो थ्रू। टोटल एंगुलर मोमेंटम है जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल आर्बिटल क्वांटम नंबर एल और स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, दोनों मिलकर हमें जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम जे देते हैं। ठीक है, तो जे जो है लाइक एंगुलर मोमेंटम, ये क्वांटाइज भी है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है जे की, वो है जे इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 अंडर रूट एच कट, और जेड कंपोनेंट ऑफ दिस जो है जिसको जे जेड कहते हैं वो एम जे एच कट के इक्वल है। जिस तरह आपके पास एल है, एल किसके इक्वल है? एल जो है वो एल इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट एच कट है, और इसका जो जेड कंपोनेंट है वो एम एल एच कट है। इसी तरह एस है, एस की जो मैग्नीट्यूड है एस इंटू एस प्लस 1 अंडर रूट एच कट है, और इसका जेड कंपोनेंट एम एस एच कट है। तो हम एल और एच को वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं टू गिव टोटल जे वैल्यू, जो कि एल प्लस एस होती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है जे वो है जे इंटू जे प्लस 1 अंडर रूट एच कट, और जेड कंपोनेंट ऑफ जे जो है वो एम जे एच कट है। तो जे जेड जो है बेसिकली कैसे आता है? एल जेड प्लस माइनस एस जेड से। आपको एल जेड पता है, एम एल एच कट है, तो प्लस माइनस एम एस एच कट, तो एच कट कॉमन है, तो आपके पास आ गया एम जे इज इक्वल टू एम एल प्लस माइनस एम एस।
ml की वैल्यू आपको पता है प्लस एल से लेके 0 और माइनस एल तक होती है, और ये इंटीजर वैल्यू इंक्लूडिंग 0 है, और जो ms की वैल्यू है वो प्लस माइनस वो s1/2 है। तो इट मीन्स कि जो mj की वैल्यू होंगी वो हाफ इंटीजर वैल्यूज होंगी, क्योंकि ml इंटीजर वैल्यू है और ms हाफ इंटीजर है, तो सम जो है हाफ इंटीजर होगा। अगर हमने j मालूम करना है, अच्छा mj की वैल्यू जो है वो प्लस j से लेके 0 और माइनस j तक होंगी विद द इंटीजर स्टेप। j जो है वो l प्लस माइनस s की इक्वल होता है, यानी j एक दफा l प्लस s होगा और एक दफा l माइनस s होगा। अगर आपके पास लेट से दो वैल्यूज है, मैं कहता हूँ l जो है 1 है, s 1/2 है, और आपने j मालूम करना है, तो क्या होगा? l 1 है, s 1/2 है, ऐड करें तो j की वैल्यू 3/2 आएगी, और सब्ट्रैक्ट करें तो j की वैल्यू 1/2 आएगी। मॉडुलस वैल्यू होती है, यानी j जो है वो होता है l प्लस माइनस s मॉड। तो आपके पास ये मॉडुलस वैल्यू जो उसकी होती है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी देख सकते हैं। l जो है अगर 1 मैग्नीट्यूड है ड्रा, और s जो है l का हाफ है, तो ये मतलब ये एंगल बन रहा है s का, जो पॉसिबल इसके साथ हो सकता है। तो हेड टू टेल रूल j आपके पास क्या आ गया 3/2। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एल अगेन आपने 1 ड्रा किया, लेकिन अब एस का एंगल जो है वो स्पिन अप वाला था, ये स्पिन डाउन वाला हो गया, तो लेकिन है मैग्नीट्यूड 1/2 ही, तो जे यहाँ 1/2 आ गया। तो इस तरीके से आपको बताना ये है कि जे जो है वो वेक्टोरियली आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू वेक्टोरियली भी मालूम कर सकते हैं और मैथमेटिकली, जिस तरह मैंने बताया। अच्छा, जो आपके पास जे की वैल्यू है, जे की डायरेक्शन है, वो आ, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ना हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वक्त एल और एस जो है वो दोनों जे के अराउंड जो है वो मूव कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी मूव कर रहे होते हैं, और कौन बनाते हुए, जिस तरह ये आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है कि जे के अलॉन्ग एल भी कौन ट्रेस करता हुआ मूव कर रहा है, और एस भी कौन ट्रेस करता हुआ मूव कर रहा है। लेकिन मैं ये फिगर शेयर करना भूल गया था आपको। आप व्हाट्सएप के अंदर आपके पास दूसरी फिगर मैंने आपको सेंड कर दी है, उसको जरा ओपन करें, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो तो क्या होता है कि जो जे होगा वो प्रोसेस करेगा बी के अलांग, और जे के अलांग जो है एल और एस दोनों प्रोसेस कर रहे होंगे। तो इन शॉर्ट कहना हो कि ऑलवेज एल और एस जो है वो अलांग जे मूव करते हैं और कोण बनाते हुए प्रोसेस कर रहे होते हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो जे की एक फिक्स डायरेक्शन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है तो जे भी अलोंग बी जो है प्रोसेस कर रहा होता है कोण बनाते हुए। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ, आप जरा इसको रीड कर लें। Endless coupling basically orbital angular momentum L और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S, इन दोनों को कपल कराता है। थ्योरी थोड़ी सी जरा बोरिंग है, बट इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगा, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगर बंदे को समझ आ जाए लॉजिक, तो फिर दो चार डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स कर लिए जाएं, और लॉजिक समझ आ जाए तो एवरीवन कैन इजीली डू दोज प्रॉब्लम्स। सो लॉजिक जो है उसकी वो समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले थ्योरी डेफिनेटली हमने गो थ्रू होना है। तो ये जो एलएस कपलिंग है, दो तरह की कपलिंग होती हैं।
एक होती है जेजे कप एलएस कपलिंग और दूसरी जेजे कपलिंग। एलएस कपलिंग के अंदर एलएस कपलिंग आमतौर पर वो एलिमेंट जिनमें Z लेस देन 30 है, वीक न्यूक्लियर चार्ज है, वहां पे एप्लीकेबल होती है। और इन एलिमेंट्स में लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की L वैल्यू भी होगी और S वैल्यू भी होगी। अगर उनकी L वैल्यूज के दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रांग हो, यानी पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो L वैल्यूज हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन स्ट्रांग हो, और जो उनकी S वैल्यूज हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन स्ट्रांग हो, तो टोटल L जो Li वैल्यूज हैं वो कंबाइन होकर टोटल L देते हैं, और Si वैल्यूज कंबाइन होकर टोटल S देते हैं। देन टोटल एंगुलर मोमेंटम L आ जाता है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम S आ जाता है। फिर हम L और S को कपल करके टोटल J निकालते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे, इफ द इंटरेक्शन एनर्जीज, यानी उनके दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है, WLi LJ, 2 इलेक्ट्रॉन है Li और Lj जिनकी वैल्यूज है, AIG is equal to Li Lj between the orbital magnetic moments of the electron EIE and EJ, and interaction between their spins Si Sj is equal to Bij Si Sj between their spin moments are large compared to the interaction energies। हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की आपस में L और S की जो इंटरेक्शन एनर्जीज हैं L और S की उससे स्ट्रांग हो, यानी WLi-Si is equal to CII-Li-Si between the orbital moments mu Li is equal to mu BLi और mu S जो है GS mu BSI of the electrons। Then the orbital angular momentum Li of the different electrons coupled to give total Li, यानी टोटल L हमें मिलता है, जितने भी Li वैल्यूज हैं उनको सम कर लें तो टोटल L आ जाता है, और L की जो मैग्नीट्यूड है वो L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट एच कट है, और उसका Z कंपोनेंट MLH कट है। इसी तरह इंडिविजुअल जो स्पिन है हर इलेक्ट्रॉन्स की वो सम होके टोटल S देती हैं, यानी S इज इक्वल टू समेशन I SI, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो होती है S इंटू एस प्लस 1 अंडर रूट एच कट, उसका Z कंपोनेंट होता है MSH कट। यहाँ से टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो हो जाता है J, जो कि L प्लस माइनस L प्लस S है, और J की वैल्यू जो है J इंटू J प्लस 1 अंडर रूट एच कट है, और JZ यानी कंपोनेंट ऑफ दैट वो कि MGH कट है। यहाँ ये लिखा है कि जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, यानी जिनका Z लेस देन 30 है, उनमें जो टोटल स्पिन है वो आपस में इंटरेक्ट करके टोटल S देती हैं, और L लाइट आपस में इंटरेक्ट करके टोटल L देती हैं। इन दोनों को जब कंबाइन करें तो वो टोटल J मिलता है, और इसको कहते हैं LS कपलिंग या रसल साउंडर्स कपलिंग। ये अप्रॉक्सीमेटली यानी Z लेस देन 30 वाली उस वक्त तक एप्लीकेबल है जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना हो, और अगर हो तो वो वेरी वीक हो। लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गया तो फिर एलएस कपलिंग जो है वो वैलिड नहीं रहती, और पास्ट एंड बैक इफेक्ट जो है शुरू हो जाता है, और एलएस कपलिंग जो है टर्म है वो ब्रेक हो जाती है। तो इस चीज को एलएस कपलिंग, यानी 2 कपलिंग स्कीम्स होती हैं। एलएस में एल पहले टोटल एल मालूम करते हैं, फिर टोटल एस मालूम करते हैं, और टोटल एल और टोटल एस को कंबाइन करते हैं तो टोटल जे मिलता है। लेकिन जो जे कपलिंग है उसमें एल आई यानी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की जो एल और एस वैल्यूज हैं वो कंबाइन होकर J1 देती हैं, यानी L1 प्लस माइनस S2, L1 प्लस माइनस S1 वो देता है J1। दूसरे इलेक्ट्रॉन की इसी तरह L और S कंबाइन होकर J2, और फिर सारी जो J वैल्यूज हैं वो कंबाइन होकर टोटल J वैल्यू देती है, उसको कहते हैं जे कपलिंग। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
पहले जो है LS कपलिंग की जो है वो हम करेंगे, मुख्तलिफ जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग।